हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड मैथ क्लास। आज जो बात करेंगे हमारे पास हिस्ट्री का जो चैप्टर 5th है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें टोटल जो 4 चैप्टर है वो सारे के सारे कंप्लीट करवा चुका हूं भाई। और मैं बस ये वाली बात मानना चाह रहा हूं, तुमने जो पिछले 4 चैप्टर है वो सारे सारे तुमने कवर किए होंगे भाई। जिसने नहीं कवर किए, इस वीडियो देखने के बाद उन जितनी वीडियो सारे सारे देख लेना। हर एक वीडियो तुम्हारी वन शॉट में है भाई। जो देख लेगा अच्छे खासे मार्क्स ला सकता है अपने एग्जाम के अंदर। तो आज हम भाई बात करेंगे चैप्टर 5th के बारे में। देखो, जिसने चैप्टर 4th पढ़ा होगा उसने मैं बताया था कि क्या क्या दिक्कत थी जंगलों के साथ, ठीक। जिसको कुछ नहीं पता उन बातों को इग्नोर मारो। यहाँ सुनो भाई, हम बात करते हैं कि आधुनिक विश्व में चरवाहे। देखो भाई, जो आधुनिक विश्व है, आधुनिक विश्व का मतलब क्या है, ठीक। जो अभी जो हमारा जो पूरा जो जमाना चल रहा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि हमारे पास जो है आधुनिक विश्व है। आधुनिक विश्व का मतलब क्या हो जाता है कि जो अभी जो हमारा जमाना चल रहा है हम क्या बोलेंगे, आधुनिक विश्व बोलेंगे, ठीक है। जो भी अभी ये जो चल रहा है ना मॉडर्न, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, आधुनिक विश्व। उसको नॉर्मल पूछते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड बोल सकते हैं। और उसमें बात करते हैं जो चरवाहे लोग हैं उनके साथ क्या क्या, उनके साथ दिक्कत क्या क्या है, मतलब उनको किन चीजों का सामना करना पड़ जा रहा है। तो ये पहले बात करते हैं घुमंतु कौन होते हैं, ठीक है। देखो भाई, घुमंतु कह रहे कि वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, घुमंतु कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। देखो भाई, वो सारे के सारे लोग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना खान पीन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उसको क्या घुमंतु बोलेंगे। तो मैं इसका ना भाई बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि कुछ लोग हैं गाँव में रहते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं, ठीक। और दूसरी बात हुई चरवाहे क्या होते हैं। कह रहे कि वैसे लोग जो मवेशी को पालकर, मतलब कि जो भेड़ बकरी होती है ना उन सबको पालकर, मवेशी बोलेंगे भेड़ बकरी। तो मवेशी को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, चरवाहे कहलाते हैं, ठीक है। वो सारे लोग जो भाई भेड़ बकरी को पाल के अपना जीवन का पालन पोषण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे मवेशी बोलते हैं, चरवाहे बोलते हैं, ठीक है। फिर भाई अगली बात करते हैं, घुमंतु चरवाहे कौन होता है, ठीक है भाई। मतलब कि घुमंतु कौन लोग हैं, ठीक, और चरवाहे कौन, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया मैंने कि घुमंतु चरवाहे होते कौन है भाई। अगर देखो सिंपल सी भाषा बोलूं ना, तो घुमंतु चरवाहे वो होते हैं जो अपने मवेशी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह अपना जीवन यापन करने के लिए घूमते रहते हैं। देखो भाई, वे लोग जो अपने मवेशी के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, उसे घुमंतु चरवाहा कहते हैं, ठीक है। अगली बात है, भाबर क्या होता है। क्या गढ़वाल और कुमाऊं भाई जगह के नाम है के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल को मतलब भावर बोलते हैं। देखो ऐसा होता है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ के नीचे से बहुत सारे जंगल है, ठीक है। ये जंगल है ना, ये जितने भी जंगल है यहाँ पे, ठीक, इन सब जंगल को उसने क्या बोला कि भाई उसको भावर बोलते हैं। अगली बात करते हैं भाई, हमारे पास क्या बुग्याल क्या होता है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहता है। मतलब देखो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। ये पहाड़ है, यहाँ पे जो घास के मैदान वगैरह होते हैं ना शेर के, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। अगली बात बताइए खरीफ फसल क्या होता है, फिर रबी फसल क्या होती है। तो इसके बारे में वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी देख लो। खरीफ फसल क्या भाई, वो फसल जो वर्षा ऋतु बारिश के मौसम में मतलब कि आरंभ बोया जाता है, तथा शीत ऋतु मतलब जो हल्का बहुत ठंड का मौसम आता है ना, हल्का बहुत के आरंभ में काट लिया जाता है। मतलब कि जब मेरे पास वर्षा ऋतु का मौसम है उस टाइम इसको बोते हैं, ठीक है। और जो शीत ऋतु का मौसम है उस टाइम इसको काट लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है। जैसे भाई चावल की बात भाई, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, चावल को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगली बात करते हैं भाई रबी फसल, या फिर जिसको रबी फसल बोलते हैं। वह फसल जो शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है, ठीक है। मतलब बारिश के स्टार्टिंग के मौसम में उसको बो देंगे। तथा ग्रीष्म ऋतु भाई जो हल्का बहुत जो गर्मी पड़ती है उस टाइम की बात चल रही है। हाँ, तो भाई ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इसको, ऋतु के आरंभ में इसको काट लिया था, इसको रबी फसल कहते हैं। इसको भाई गेहूं हो गया, कोई इसमें दलहन मतलब की दाल वगैरह हो गई, ठीक। अगली बात करते हैं भारत तथा विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु। भाई देखो, अब भारत में और जो भी दुनिया में जो पाए पाए जाने वाले जितने घुमंतु हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले भारत की बात करते हैं। देखो भाई, तो पहला जो घुमंतु चरवाहा का नाम क्या है और वो किस स्थान पर रहते हैं वो चीज, ठीक है। तो पहले बात है भाई, जिसको बोलते हैं गुज्जर बकराल, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ऐसी व्यवस्था गद्दी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। जितने नाम है ये सारे के सारे भाई तुम्हें याद होने चाहिए। ये तुम्हारे सबके ना एमसीक्यू बनते हैं, याद कर लेना भाई। कम से कम 2 मार्क्स तो आराम से बचा लोगे इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। जितना नाम है इसको याद कर लेना। वो ये जितना ऊपर आ रहा है ये सारे सारे भारत के अंदर के है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो मेरे पास है, ये जो नीचे है, ये विश्व के अंदर पूरी दुनिया में, जैसे मान लो कि मसाई में, ठीक है, वो किस स्थान पे रहते हैं, ठीक है। अगला जो मेरे पास है उसको बोलते हैं बेदुइस, ठीक, ये उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। तो ऐसे जितने भी नाम है ना ये तुम्हें सारे सारे याद होने चाहिए भाई। जिसको याद नहीं है दिक्कत तो आएगी, ठीक है, एग्जाम में तुम काफी दिक्कत दे सकते हो।
भाई अगला मेरे पास वैसे ही सोमाली, ठीक है, सोमालियन, ठीक है, नामजूर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये चीज ध्यान रख के चलना। अब भाई अगली बात करते हैं कि घुमंतु चरवाहों के भ्रमण के कारण, भाई ये जो घुमंतु चरवाहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों है, ठीक है। एक जगह पे तो रह के पाल सकते हैं भेड़ बकरी, एक जगह रह के क्यों नहीं पालते? तो देखो बहुत सारे कारण है। पहला, साल भर फसल उगाने वाली किसी क्षेत्र की कमी, वही ऐसा क्षेत्र बहुत कम है जहाँ पूरे साल खेती कर सके। मान लो 6 महीने मैंने यहाँ खेती करी, ठीक है, अब ये जो जमीन है पूरी खराब हो गई, ठीक, अब क्या होगा? वो 6 महीने कहीं और जाएंगे, ठीक है, फिर वहां जाके खेती करेंगे, फिर वहां अपना जो पालन पोषण करेंगे। अगली बात करते हैं भाई दूसरा, मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज। भाई ये जो मवेशी हैं, जो भेड़ बकरी इनके पास जो है, उनके लिए चारा और पानी की खोज करनी पड़ती है। देखो चलो ठीक है, पानी तो फिर भी रह जाएगा, लेकिन चारे की कमी पड़ जाती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पानी जो है सूख जाता है, तो इसलिए पानी के लिए भी कहीं इधर से उधर जाना पड़ता है। इसलिए वो इसलिए वो सारे सारे क्या भाई भ्रमण करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तीसरा बस भाई कि मतलब कि विषम मौसमी दशाओं से समय एवं मवेशी को बचाने के, देखो भाई ऐसा होता है ना कि जो अलग अलग मौसम की दशा होती है, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है तो भाई जो भी भेड़ बकरी मर जाएगी, और बहुत तेज गर्मी हो रही है तो भी मर जाएगी वो। तो इसलिए क्या, उन सबसे बचाने के लिए अगला पास है कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए, जो वो सामान बेचते हैं, मान लो कि दूध बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, इन सबको बेचने के लिए भी वो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगला भाई कि औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल होता है जब हम गुलाम थे, ठीक है। औपनिवेशिक काल में घुमंतु चरवाहों के जीवन में आए परिवर्तन एवं प्रभाव। देखो भाई औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन आए उसके बारे में फिर बोलेंगे, उसके प्रभाव क्या कहते हैं। तो पहला कह रहा भूमि कर बढ़ाने के लिए चरवाहों का कृषि भूमि में बदलना। देखो भाई ऐसा हुआ जब हमारे पास क्या, जब जो जमीन का जो टैक्स है, जो ऐसा होता है ना भाई, देखो तुम कुछ भी काम करो तो उस जमीन पर टैक्स लगता है, तो वही चीज है। कह रहे कि भूमि कर बढ़ाने के लिए चरगाहों का कृषि भूमि बदलना, ठीक है। भाई जो चरगाह वगैरह थे वो क्या है कि उन्होंने अपनी जमीन को क्या मतलब खेती वाली भूमि बदल दिया। दूसरा भाई कि वन कानून के द्वारा वनों का वर्गीकरण, भाई जंगल के लिए ना कानून बना दे कि भाई मान लो कि ये ऐसी जगह है, 4 पार्ट कर दिए इसके, ठीक है। इसमें ऐसा बोल दिया कि सिर्फ खेती होगी, इसमें फल वगैरह उगाए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है भाई जो भी वो चीज जिनका व्यापार चल रहा है, मान लो कि कपास हो गया, ठीक है, नील हो गया, इन सब की खेती, तो इसको वहाँ पे, और ये जो बाकी जंगल है यहाँ पे चरवाहे लोग रहेंगे। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया हुआ था, मतलब कि पूरे जंगल को या फिर मान लो कि जो पूरा वन है उसको बांट दिया गया था। अगली चीज करते हैं, 1871 में अपराधी जनजाति नियम लागू किया। भाई अपराधी जनजाति नियम के अनुसार हुआ ऐसा था कि वो सारे लोग जो भी बनाए गए नियम को, जो बनाए हुए लॉ है, जो कानून है, अगर उसकी कोई अवहेलना करता है तो भाई उसको जेल होगी, फिर उसको उसको दंडित किया जाएगा। अगला भाई की आमदनी आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगाती। देखो भाई जिन मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी जिसने हमारे पर राज किया था, उसने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उसने देखो जमीन पर, नहर पे, ठीक है, व्यापार पे, मतलब कि भाई हर चीज पे मतलब कि जानवरों पे भी उन्होंने टैक्स लगाया था कि तुम्हारे पास 10 जानवर है, ठीक है, इन पे तुम टैक्स दोगे, इस तरीके से। अगला हमारे पास है भाई इसके प्रभाव क्या पड़े, जो औपनिवेशिक काल है उसका प्रभाव क्या है। तो मवेशियों की संख्या कम होती चली गई, जो भाई भेड़ बकरी उनकी संख्या काफी कम हो गई, क्योंकि अगर मान लो किसी के पास 1000 भेड़ है तो भाई उस पर कितना टैक्स भरता रहेगा वो, ठीक है, तो ये दिक्कत आई थी। अगला भी दूसरा देखो, दूसरा स्वतंत्र आवाजाही पर रोक तथा परमिट के बिना आने जाने पर जुर्माने की व्यवस्था। देखो भाई अब क्या हुआ, जो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जो भेड़ बकरी वगैरह वाले मतलब कि जो चरवाहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जब औपनिवेशिक मतलब कि जब हम गुलाम बन गए, उसके बाद क्या हुआ, उनपे आने जाने पे रोक लगा दिया, ठीक है। और आने जाने के लिए उन्हें क्या परमिट की जरूरत पड़ती थी, जो बिना परमिट के जाता था, ठीक है, उनको जुर्माना भरना पड़ता था। अगला भाई उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया, तथा एक क्षेत्र विशेष में ही उन्हें रहने का निर्देश दिया। देखो भाई जो चरवाए थे उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं रहोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या, हम क्या एक तरीके से मान लो तुम्हें दंड भरना पड़ेगा, और तुम क्या एक तरीके से अगर बोले तो तुम अपराधी बन जाओगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई सा भी जो तुमने देखो जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी नियम बनाए, अगर तुम इन नियम की अवहेलना करते हो, इन नियम को नहीं मानते हो, तो तुम्हें दिक्कत आएगी। उसके बाद अगला, हाँ भाई जो नेक्स्ट है, कह रहे स्थानीय पुलिस के सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर किया जा सकता है। देखो भाई अब ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय पुलिस के सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर ही किए जाते। देखो भाई अब ऐसा हुआ कि कोई से जंगल है, उस जंगल में जाने के लिए वहां का जो पुलिस कर्मचारी है उससे पहले परमिट लेना पड़ता था, उसके बाद ही जंगल में प्रवेश मिलता था, वरना प्रवेश नहीं मिलता था। अगला भाई कि प्रत्येक समूह को मवेशी की संख्या के आधार पर जारी किया गया, जो उन्हें 4 गांव में घुसने से पहले दिखाना पड़ता था। भाई अब ना जितने भी जने थे उन सबको एक परमिट दिया गया, ठीक है, उन सबको एक ना एक कार्ड दिया गया, मतलब तुम्हारी कितनी भेड़ बकरी है, ठीक। उन भेड़ बकरियों के हिसाब से क्या है, उन सबको जंगल के अंदर जाने दिया जाता था।
अगला हमारे पास है इस प्रकार इस टैक्स व्यवस्था ने उनका जीवन और दुभर किया। और भाई टैक्स व्यवस्था बनी, ठीक है, इसने क्या है भाई मवेशियों की जिंदगी नर्क बना दी। अगली बात करते हैं कि बदलाव का सामना कैसे किया। भाई ये जो मवेशी है इन सब ने जो भी बदलाव हुए, जो टैक्स वगैरह लगे, इन सबका सामना किया कैसे इन सब ने। भाई देखो जो पहली चीज है जानवरों की संख्या कम कर दी। दूसरा वैसे नए जानवरों की खोज, अब भाई नई नई जगह की खोज करने लगे, ठीक है, मतलब कि पहले यहाँ थे, अब यहाँ पर टैक्स लगा हुआ तो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, मान लो देखो ऐसा मान लो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, इस पे टैक्स लगा दिया तो यहाँ चले गए, यहाँ टैक्स लगा मतलब कि वो जहाँ 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 पे टैक्स है उस जगह को छोड़ देते हो। अगला भाई जमीन खरीद कर बसना कृषि कार्य करना। वो लोग जो मवेशी का काम करते हैं उन्होंने क्या किया भाई जमीन खरीदी, वहां पे खेती वगैरह करने लगे और मवेशी मतलब कि जो भेड़ बकरी है उनको बेच दिया। अगला कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चरवाही छोड़ दी, चरवाही छोड़ी और क्या मजदूरी करने लगे। फिर अगला कुछ कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मतलब कि संलिप्त हो गए और कुछ लोग भाई व्यापार करने लगे, किसी भी चीज का व्यापार करने में उतर आए। अगला पास अभी कि आवाजाही की दिशा बदलाव। कुछ लोगों ने क्या किया वो उन्हीं काम में लग रहे हैं लेकिन जो आने जाने की दिशा है मतलब ये आने की फिर जो जाने की दिशा है उन्होंने बदलाव कर लिया। तो जैसे मान लो कि इस रोड पे अगर टैक्स लगा हुआ है तो इस रोड से जाएंगे जंगल की तरफ से जाते हुए, ठीक है, हो गए जंगल की तरफ से। इस तरीके से मान लो भाई यहाँ पे जंगल है, ठीक है, मतलब जहाँ पे चारा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे चारा है तो इस सीधे रोड से तो टैक्स है, वो करते यहाँ से जंगल से घुस के फिर जाके जाते थे, इस तरीके से होता था। हाँ भाई मेरा जो अगला है हम्म, कि पहाड़ों में घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। देखो भाई अपना ये वो सारे घुमंतु चरवाहे जो पहाड़ों के बीच में रहते थे उनके साथ मतलब क्या क्या हुआ था। क्या जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकराल, ठीक है, ये ऊपर पढ़ा चुका हूं, गुज्जर बकराल क्या है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकराल समुदाय के लोग अपने मवेशी के लिए चरगाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए। देखो भाई जम्मू कश्मीर के इलाके में, मतलब ये जो जम्मू कश्मीर है उसके जो भी मतलब कि जो जितने भी मवेशी थे, ठीक है, वो सारे सारे भटकते गए भारत की ओर आ गए। फिर समय बीतता गया वो यहीं बस गए, सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। ठीक है भैया क्या हुआ जितने भी लोग थे जो जम्मू कश्मीर से आए थे वो सारे सारे भारत में आके बस गए। और फिर जब भारत में आके बसे, बसने के बाद ना वो मौसम के हिसाब से कभी इधर जाते कभी उधर जाते, इस तरीके से होता। अगला ठंड के समय ऊंची पहाड़ी बर्फ का जब थी तो पहाड़ के नीचे आकर डेरा डालते थे, ठीक है, फिर ठंड के समय में निचले इलाकों में मिलने वाली झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बनती थी। देखो भाई ठंड के समय में वो पहाड़ के ऊपर रहते थे नहीं क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा बर्फ जमती थी, तो इसलिए वो क्या नीचे तरफ आ जाते थे। ठीक, फिर अगला जैसे ही गर्मी शुरू होती है भाई जैसे ही गर्मी हो जाती, ठीक है, जमी हुई बर्फ की जो मोटी चादर है वो पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। यहाँ उगने वाली घास से मवेशी का पेट भी भरा था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिलती। देखो भाई मैंने बोला कि ठंड के समय में वो पहाड़ से नीचे को आते थे और जब ठंड चली गई, ठीक है, वो पहाड़ के ऊपर की तरफ चले जाते थे, ठीक है, वहीं पे उन्हें क्या हरी हरी घास मिल जाती थी। जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई तो सुनो कि गद्दी चरवाहों की आवाजाही, ठीक है, तो फिर ये मतलब कि पास गए पहाड़ों में चरवाहों का एक समुदाय रहता था, ठीक है, जो पहाड़ था, ठीक है, वहां पे चरवाहों का समूह था। हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर यह लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। देखो भाई मैंने बोला कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं, जो मैंने ऊपर बताया ना भी कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा करते थे ऐसा करते थे, सेम तरीके से जो भाई हमारे पास क्या है कि यहाँ पास ही पहाड़ों के चरवाहो एक समुद्र था जो हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते। देखो भाई जो गद्दी समुदाय था, ठीक है, जो गद्दी था वो भी सेम करता था, वो भी मतलब कि ठंडी और गर्मी के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते रहते थे। ठीक, फिर अप्रैल मतलब कि आते आते हुए उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मी मतलब कि सीमित, हाँ भाई क्या स्पीति में बिताते थे। देखो अब क्या हो भाई जो पूरी पूरी गर्मी है, ठीक है, वो क्या स्पीति में बिताते थे। देखो सिंपल सी बात क्या है भाई, देखो यहाँ कह रहे कि अप्रैल आते 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 वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मी स्पीति में बिताते थे। देखो भाई देखिए ना ये बता रखा है कि जो गर्मी स्पीति मतलब गर्मी के मौसम में बिताते थे, लेकिन सितंबर तक वह दोबारा वापस चल पड़ते और वापसी में वो स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुक जाते थे। ये बता रखा है कि गर्मी पड़ती थी यहाँ से वहां जाते थे और ठंड पड़ती थी वहां से फिर इधर आते थे, बस ये वाली बातें बता रखी है। जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई
हो कि पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में घुमंतु चरवाहा और उनकी आवाजाही। पहले भी समझते हैं पठार क्या होता है। देखो ये होता है पहाड़, जिसका नुकीली हो उसको बोलते हैं पहाड़। अगला ऐसा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पठार। जिसके ऊपर चपटा हिस्सा ना उसे क्या वही पठार बोलते हैं। हाँ भाई। अगली बात करते हैं कि चरवाहे सिर्फ पहाड़ में ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। अगली बात बता रखी है, जो चरवाहे हैं, ठीक है, जो चरवाहे हैं, वो क्या भाई पठार में रहते थे, मैदान पे और रेगिस्तान, इन सब जगह पे भी वो रहते थे। अगली बात है भाई धनगर के बारे में, ठीक है। देखिए धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। देखिए, महाराष्ट्र में एक ना जो चरवाहे हैं उनका एक समुदाय ग्रुप, ठीक है, एक क्या उनका ग्रुप है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4 लाख, मतलब 4,67,000 थी। देखो भाई, जो 20वीं शताब्दी है, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि 20वीं सदी का मतलब क्या है, मतलब कि मान लो 1901, 1902, 1903, मतलब ना सा 1901 से लेके 2000 तक, ठीक है, इनके बीच में भाई इनकी संख्या क्या है, काफी ज्यादा, मतलब कि इस टाइम इनकी जनसंख्या इतनी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई फिर। हाँ भाई, कि उनमें से ज्यादा चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, तो कुछ लोग भैंस पालते थे। तो ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य, मतलब कि पांडलों में थे, मतलब मध्य, मतलब कि ना मध्य पांडलों का मतलब है जो मध्य का जो इलाका है, ठीक है, तो बीच का इलाका है, वहां थे। यह एक ऐसा इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी कुछ खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। देखो भाई, ये बता रखा है कि उनमें से जो कुछ लोग हैं वो सारे चरवाहे होते थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ना कंबल और चादर बनाने का काम करते थे, ठीक, लेकिन कुछ लोग थे जो भाई भैंस पालते थे। और ये बरसात के दिन में जो महाराष्ट्र मतलब कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मध्य पांडुलों, मतलब कि जो महाराष्ट्र के बीच जगह है, वहां पर थे। यह यह एक ऐसा इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम थी। भाई ये जो हमारे जो जगह है ना, ये मतलब कि पांडलों, यहाँ पे क्या बारिश बहुत ही कम होती थी और मिट्टी भी कुछ खास उपजाऊ नहीं थी। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ की जो झाड़ियां वो काफी ज्यादा कटीली झाड़ियां थी, जो पे घास वगैरह खाने के लिए वो काफी कटीली थी। अगली बात करते हैं भाई कि बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। देखो भाई, बता रखा है ये जो मेरे पास ना मध्य जो पांडव है, इस जगह पे बाजरा, मतलब कि ज्यादा ना बाजरा या फिर उसी के जैसी जो और भी फसलें हैं, वो सारी की सारी उगती थी, ठीक है। हाँ भाई, उगती थी अक्टूबर के आसपास। हाँ भाई, अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे, ठीक है, मतलब कि जो अक्टूबर के महीने में ना उसकी बाजरे की कटाई होती थी। फिर महीने भर पैदल चलने के बाद वे कोणक के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। देखो भाई, जब वहां से कटाई कर क्या है, कोणक के इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से मान लो कि जो बारिश अच्छी होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वो वहां पे जाके डेरा डालते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। ये जो चरवाहे थे पहले क्या मध्य पांडलों में थे, मध्य पांडलों के बाद ना जब वहां पे जो इनकी जब बाजरे की कटाई होती थी, जब बाजरे की कटाई हो गई, बाजरे की कटाई होने के बाद भाई वो क्या है वहाँ पर एक इलाका है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोणक, ठीक है, मतलब कि कोंकण, कोंकण के इलाके में जाके वो बस जाते थे। और वहां पे भाई क्या है कि जो खेती खूब होती थी, इसलिए जो किसान वगैरह है, किसान भी उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं, हाँ भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वहां से जिस समय कोंकण पहुंचते थे, उस समय वहां के किसान खरीफ की फसल काटकर खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ करते थे। बारिश शुरू होते ही धंगर तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गीली मानसूनी हालत में को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो भाई, अब क्या हुआ, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता था, वो क्या करते थे, जो मवेशी है वो शायद से अपनी भेड़ वगैरह को लेके अपने उस जगह से निकल जाते थे, क्योंकि जो भेड़ वगैरह है उनको ठंड का मौसम बोलते, ठंड बोल सकते हैं, ठंड नहीं, जो बारिश का मौसम है बिल्कुल हजम नहीं होता उनको। अगली बात भाई, बंजारा जनजाति, यानी कि चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है, ठीक है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। यह लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज बेचते थे। देखो भाई, अब ये लोग करते क्या थे, जितने भी लोग थे, ये जो मतलब जो किसान वगैरह है, ठीक है, मतलब मान लो रास्ते में कोई सा गांव पड़ गया, उस गांव से जो भी अब किसान वगैरह थे, उन किसान से बोला भाई तुम हमें अनाज दो, हम तुम्हें बैल दे देते हैं, तुम बैल से अपना पूरा खेत जोतना। उसके बाद अगला बस भाई औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। देखो भाई, जब औपनिवेशिक शासन था, मतलब कि जब ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था, उस टाइम चरवाहों का जीवन कैसा था, ठीक है। अब सुनो भाई,
तो कह रही कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया और उनको इधर उधर जाने के लिए बंदी से लगा दी। देखो भाई, बंदी से मतलब कि तुम्हें रोक लगा दी, ठीक है कि भाई तुम एक जगह रहते हो, वहीं का वहीं रहो, ठीक, तुम सब जगह की फसल क्या बर्बाद कर रहे हो। और उनसे लगान भी वसूला किया करता था। उनसे भाई क्या है कि उनसे लगान वगैरह वसूल हो जाने का। हाँ, कह रहे कि और लगान वृद्धि की, भाई जो टैक्स है उसमें काफी वृद्धि की और उनके पैसे से पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। देखो भाई, अब ना जब जो भी इनका हुनर था, जो भी वो काम करते थे, उन पे क्या भाई काफी ज्यादा टैक्स लिया गया और टैक्स उनसे इतनी ज्यादा मात्रा में लिया गया कि वो अपना हुनर को क्या भूल गए। अब मान लो भाई तुमको ऐसा काम कर रहे हो, तुमसे बोलो भाई तू ये काम करेगा, हम जैसे टैक्स लेंगे इतना, तो तुम क्या काम करोगे? बोले करोगे नहीं, ठीक है। मान लो तुम्हें 100 रुपए कमा रहे हो और 100 रुपए में से 90 रुपए को ले जा रहा है, तो तुम काम थोड़ी करोगे। 10 रुपए बच रहे हैं, भाई सिर्फ काम चलाओ, काम करोगे अपना। अगली चीज, भाई समझो पहली बात है, ठीक है, वो वो पहले देखो कौन सी है, सुनो। कह रही कि अंग्रेज सरकार चरगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहते। देखो भाई, कह रही कि जो अंग्रेज सरकार थी, वो चरगाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहती। चरगाह का मतलब भाई वो जगह जहाँ पे भेड़ बकरी अपना मतलब कि खाना चरने के लिए जाते थे। लेकिन जो अंग्रेज सरकार है, वो चाहते थे कि इस जगह को ना खेत में बदल दी जाए, ठीक है। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। देखो भाई, जो सरकार है, ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार का जो सबसे जो बड़ा पैसा आने का जरिया था, वो क्या था भाई? लगान, मतलब कि टैक्स था, ठीक है। फिर कह रहे कि अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता तो उनकी आय में बढ़ोतरी होती। देखो, अगर भाई देखो लगान किस पे दो? खेती पे। वो खेती कर रहे हैं, उस पर लगान ले रहे हैं। भाई अगर ये खेती का एरिया मान लो पहले इतना था, ठीक है, मान लो इतना बड़ा जगह है, इसमें से मान लो इतने पे भाई खेती होती है, इतने पे क्या है? खेती होती है, ठीक है। और इतने पे जो चरगाह है, ये उसका भी मान लो कि चरगाह है, ठीक है। अगर चारागाह वापस में इतने में है, अगर देखो, अगर इतने से उनको 10 रुपए इनकम आ रही है, ठीक है, तो भाई अगर इन सब पे कर देंगे तो 90 रुपए और आ सकते हैं ना, तो टोटल 100 रुपए कमा लेंगे भाई वैसा। तो इसीलिए जो अंग्रेज सरकार थी, वो जो ये जो चरगाह वाला इलाका था, जो खाली पड़ा हुआ इलाका था, यहाँ पे वो खेती करना चाहते थे, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर खेती का क्षेत्र बढ़ता है तो उनकी आय में बढ़ोतरी होती। इतना ही नहीं, कपास, अन्य चीजों के उत्पादन में भी इजाफा होता, तो जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो भाई, ये मान लो क्योंकि देखो कपास हो गया, गेहूं हो गया, और बहुत सारी चीजें थी। जब इन सब का ना जब उत्पादन किया जाता था, तो इन सब की भाई जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों के पास में कपड़ा वगैरह इन सब की काफी कमी थी। फिर अगली बात भाई की अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन को का कोई मतलब नहीं, मतलब कि मतलब समझ में नहीं आता। उन्हें लगता था कि इन जमीनों से ना तो लगान मिल रहा है और ना ही उपज हो रही है। तो अंग्रेज ऐसी जमीन को मानते और ऐसी जमीनों को खेती के लायक बनाना जरूरी समझते, इसीलिए उन्होंने भूमि विकास करने के लिए नए नए नियम। देखो भाई, अब ये जो जो चरगाह था, ये जो चरगाह थे, ठीक है, भाई अंग्रेजों ने क्या बोला? ये जमीन बेकार है भाई, हमें पैसे कहाँ आ रहे हैं यहाँ से? ये जो चरगाह यहाँ पे होता क्या, जो भेड़ बकरी वगैरह है, वो सारे यहाँ पे बस आके जो घास खाते हैं। ये हमारे किस काम की है? तो जो अंग्रेज सरकार है, ठीक है भाई, जो अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई ये जो जगह है, इस पे क्या है भाई? देखो, जो अंग्रेजी सरकार है उसने बोला कि ये जो चरगाह है, ठीक है, ये चरगाह हमारे पास है, इसको तुम क्या खेत के अंदर, ताकि हमारे पास पैसा आ जाए। उसके बाद अगली बात करते हैं भाई, दूसरी बात क्या है? 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के अलग अलग प्रांतों, प्रांत का मतलब है राज्य, ठीक है, इसका मतलब क्या है? राज्य। प्रांतों में वन अधिनियम, अधिनियम का मतलब है रूल, एक्ट, ठीक है, रूल या फिर एक्ट। अधिनियम मतलब कि ना जो है ना कानून वगैरह, उसे बोलते हैं अधिनियम। अधिनियम पारित के इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया। आरक्षित वन घोषित किया तो मतलब कोई आना जाना इसका बंद, ठीक है, आना है यहाँ पे कोई आएगा नहीं, ठीक है, जो चरवाहे हैं, ठीक है, उसमें से कोई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सरकार की संपत्ति है। फिर जहां पर देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा होती थी, जंगल में चरवाहों को घुसने पर पाबंदी लगा दी। देखो भाई, वो सारी जगह जहाँ पे देवदार या फिर जो भी साल जैसी जो लकड़ियां, लकड़ी का नाम है, ठीक है, इन जैसी लकड़ी का उत्पादन होता था, वहां पे सरकार ने भाई जो जो भी ये ना चरवाहे, उनको घुसने से मना कर दिया। बोले भाई जो चरवाहे लोग हैं वो इस जंगल में नहीं जाएंगे। अगला, दूसरा भाई, जंगल में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका आना जाना, मतलब आना जाना पर भी बंदी से लगा दी गई थी,
ठीक है भाई, ऐसा हुआ। देखो अब ना जो सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ पुरानी बातें हैं दी, लेकिन जो चरवाहे थे उनको बोला भाई तुम भेड़ लेके अंदर नहीं जाओगे। हाँ तुम्हें जाना है वहां पे, मान लो कि घूमने जाना, जाओ, मना नहीं करे, लेकिन तुम वहां पे अपनी भेड़े वगैरह लेके नहीं जाओगे। भाई ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो जो छोटी छोटी फसलें होती थी, ठीक है, जो छोटी फसलें वो बड़ी हो नहीं पाती थी, छोटी फसलें, इसको भाई कोई भेड़ बकरी आके खा गई तो ये तो नष्ट हो गया। अगर ये नष्ट हुआ तो भाई अब जो पैसा वगैरह कहाँ से आएगा? अगर छोटी छोटी फसलें ही बेकार हो जाएगी तो पेड़ बड़े नहीं होंगे, पेड़ बड़े नहीं होंगे तो कीमती कीमती उनको लकड़ियां नहीं मिलेंगी। सुनो भाई, उसी की जगह फिर वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। भाई जो वन अधिनियम था, उनके जो चरवाहे उनकी जिंदगी बदली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का एक स्रोत। देखो भाई, मतलब कि अब जो मवेशी थे, ठीक है, उनको उन जंगल में जाने के लिए बहुत ही मना कर दिया, भाई तुम जंगल में नहीं जाओगे क्योंकि उस जंगल में बहुत ही महंगी महंगी लकड़ियां हैं। फिर जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगल में दाखिल होने से पहले उन्हें परमिट लेना पड़ता था। देखो भाई, अब कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पे सरकार ने बोला भाई तुम यहाँ पे अपनी भेड़ बकरी लेके जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमसे परमिट लेना होगा, परमिशन लेनी होगी। दूसरी बात होगी भाई। तीसरी बात करते हैं। देखो तीसरी बात क्या है कि अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। घुमंतु को अपराधी माना जाता था। देखो भाई, जितने भी घुमंतु थे उन सबको क्या अपराधी मानते थे। फिर 1871, ठीक है, 1871 में औपनिक बेसिक सरकार, भाई जब भी बोलते ना औपनिक बेसिक सरकार, तो मान लो भाई अंग्रेजी सरकार जिन्होंने भारत पर राज किया था, ठीक है, अंग्रेज सरकार। हाँ भाई, औपनिक बेसिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, पारित किया। इस कानून के तहत तहत क्या होता है, इस कानून के अंदर व्यापारी और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया। देखो जो व्यापारी थे और जो चरवाहे थे, इन सबको बोला भाई तुम सारे के सारे समुदाय, मतलब कि सारे सारे अपराधी हो, ठीक है, तुमने हमारे बनाए हुए नियम तोड़े, तुम्हें सजा मिलेगी। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। देखो बोला भाई तुम ना पैदाइशी, अगर तुम्हारे खानदान में कोई पैदा भी होगा तो उसको भी हम अपराधी ही मानेंगे, ठीक है। इन कानून के लागू होते ही ऐसे ऐसे सभी समुदाय को खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना देगा, और और भाई उसको बिना परमिट आने जाने पर रोक लगा दी। भाई देखो अब क्या हुआ, जो पहले ना अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई देखो अगर तुम ना बिना हमारी परमिशन के इसमें जाओगे, ठीक, तो तुम्हें क्या अपराधी घोषित कर देंगे, और जो तुम्हारी आने वाली जो भी पीढ़ी है उन सबको हम क्या अपराधी घोषित करेंगे, ठीक, हम जब चाहे तुम्हें दंड दे सकते हैं। उसके बाद भाई अगली बात ये पड़ी, उनको उनको ना बिना परमिट के जंगल में आने जाने पर उन पर रोक लगा दिया गया, ठीक। अगली बात भाई चौथी बात है। हाँ भाई, कह रहे कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। देखो भाई, अब क्या हुआ, जो अंग्रेज सरकार थी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उन्होंने जो जो तरीके लगा सकते वो सारे तरीके लगाए। उन्होंने जमीनों, नहरों के पानी, नमक और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। भाई उन्होंने हर चीज पर टैक्स लगाया, ठीक। देश के ज्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया। भाई चरवाही टैक्स के अनुसार कोई भी, अगर किसी के पास मान लो 4 भेड़ है तो उसको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। किसी पे मान लो कि 100 भेड़ है, उसको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने जिस पे भेड़ है उतना उस पर टैक्स। फिर प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती। देखो भाई, हर एक मवेशी पर टैक्स करके बढ़ती चली गई, और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। देखो स्टार्टिंग में टैक्स नहीं ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या मजबूत कर दिया कि तुम्हारे पास 100 भेड़ है, 100 भेड़ के हिसाब से टैक्स लाओ। फिर 1850 से 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। देखो भाई, जो गांव के ठेकेदार थे उन सबको सौंप दिया कि भाई तुम उनसे टैक्स वसूल के हमें दोगे। किसी भी चरगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ता। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुका है, इन सभी बातों को दर्ज किया जाता था। यानी बता रखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो हमारे ही जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनको ठेका दिया, भाई तुम उनसे टैक्स वसूल के हमें दो, हम तो बस थोड़ी सी आमदनी देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो भाई कि अब ना जो भी मान लो क्या ऐसा पकड़ा गया, ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, अगर तुम जंगल में जाओगे, जंगल में जाने के लिए तुम्हें क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम टैक्स पे नहीं करोगे, ठीक है, तो अब क्या भाई तुम्हें हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है, हम तुम्हें सजा देंगे। और जंगल में जाने के लिए तुम्हें परमिट लेना जरूरी था।
उसके बाद भाई अगली बात करते हैं, इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। भाई जो भी बदलाव हुए उन्होंने किस तरीके से चरवाहों की जिंदगी को प्रभावित किया है। पहला, इन चीजों की वजह से चरवाहों की जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि इन चीजों की वजह से चरवाहों की कमी पैदा हो गई। देखो अब क्या हुआ कि ये जो टैक्स लगा दिए, इस चक्कर में भाई जो चरवाहे हैं, उनकी जो जिंदगी नष्ट होने लगी, क्योंकि उनका जो पालन पोषण था सारा सारा भेड़ बकरी है उनकी वजह से होता था, वरना हो नहीं सकता था। फिर तो देखो चारागाह खेती में बदलने लगे तो बचे कुचे मतलब चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। देखो अब क्या हुआ, जो भी ये जो चारगाह है, ठीक है, मैं कहता ना कि इतने में खेती हो रही है, इतना तुम्हारा चारगाह है। भाई ये जो तुम्हारा जो चारागाह है, इसमें क्या हुआ भाई, ये जो तुम्हारे पास जगह है, ठीक है, चारागाह वाली, भाई इस जगह को धीरे धीरे क्या खेत में बदलना शुरू कर दिया। जब खेत में बदलना शुरू किया तो मान लो थोड़ी सी जगह बची, जो चरगाह की सिर्फ थोड़ी सी जगह बची। अब इसी में भाई बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई, जिस चक्कर में भूखे मरते थे वो। फिर और चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। देखो भाई यहाँ पे जो घास वगैरह थी, ठीक, यहाँ की घास कम हो गई तो उसका स्तर क्या गिर गया। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। देखो भाई एक ही जगह बहुत सारे जानवर, तो जानवरों के लिए चारा क्या कम पड़ने लगा। फिर फलस्वरूप जानवरों की सेहत और ताकत भी गिरने लगी। देखो एक तो उनकी सेहत गिर गई और जो उनकी संख्या है वो भी गिर गई। ठीक, यानी कि चारे की कमी और जब तक पड़ने वाली अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। देखो अब क्या हुआ, जब बहुत सारे जंगल काटे तो ये जो जितने भी जो भेड़ बकरी वगैरह है, फिर जो गाय वगैरह है, ये सारे के सारे के बड़ी संख्या में मरने लगे। फिर उसके बाद कह रहे चरवाहों के इन बदलाव का सामना कैसे किया। ये जो चरवाह थे इन्होंने इन बदलाव का सामना कैसे किया। मैं तुम्हें जितनी भी समस्या बताई इन सब चीजों का सामना चरवाहों ने कैसे किया वो वाली बात करते हैं। कह रहे कुछ चरवाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी, ठीक है, बेच बेच के कम कर दी। बहुत सारे चरवाहे नई नई जगह ढूंढने गए। भाई जो बहुत सारे चरवाहे थे उन्होंने नई नई जगह ढूंढी। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वह हरियाणा खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशी को चरा सकते थे। अब क्या हुआ, जब उन्हें अपनी जगह से भगा दिया, फिर वो सारे के सारे हरियाणा के जो भी खेत है, ठीक है, वहां पे होता क्या था भाई, जो कटाई के बाद जो भी चीजें बचती, जो मतलब कि जो खाली खेत में अपने मवेशी को चराते थे, लास्ट में भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो वहां पे जाके उनको चराते थे वो। फिर अगला, समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उसमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करके चरवाहों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, कह रहे ब्याज पर पैसे लेकर दिन काटने लगे। देखो भाई क्या हुआ, जो चरवाहे लोग थे, ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसे थे नहीं। जब ज्यादा पैसे नहीं थे तो गांव के जो साहूकार लोग होते हैं भाई, उनसे पैसे लेकर उन्होंने अपने जो जिंदगी है उसे काटे। सुनो भाई, मैं हर बार बोलता हूँ तुम्हें इस नोट्स को देखने के बाद जो एनसीईआरटी है ये सारा करना है। और दूसरी बात भाई, जिसके पास ये वाला नोट्स है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास नहीं है, नीचे जो भाई तुम्हें एक लिंक दूंगा, उस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और भाई तीसरी बात, जो तुम्हारे पास जो भी एडिशनल बुक है उसके एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, और जो फोर्थ बात ये है हमारे पास कि जो एडिशनल बुक है, एडिशनल बुक के तुम्हें भाई सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं बाय राइटिंग, लिख लिख कर। ठीक है, अगर देखो भाई तुम बिना लिखे करोगे तुम्हें काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ना भाई जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, उस साइंटिफिक स्टडी के अनुसार ऐसा भाई जो चीज तुम जितना ज्यादा लिख लिख के करते हो, वो चीज तुम्हारे माइंड में उतनी ही ज्यादा सटीक तरीके से बैठ जाती है। ठीक, तो भाई नोट्स हैं छोटे से, इसको पढ़ोगे और याद करोगे तो एग्जाम में तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।